बात है जनवरी 1773, आज से 251 साल पहले की, जब हमारे देश में भी किसी ने कुछ सेंट्रल बैंक जैसा एस्टेब्लिश करने का सोचा। सेंट्रल बैंक मतलब एक देश के लिए केंद्रीय बैंक, जो आज की डेट में आरबीआई है, और उसको सोचने के बाद एग्जीक्यूट करने में लग गए 162 साल, 162 ईयर्स। ये पूरा शासन काल है ईस्ट इंडिया कंपनी का और भारत में ब्रिटिश राज का। इन 162 सालों में सरकारें सोती नहीं रही, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन किए गए। कभी सरकार अपना वर्चस्व चाहती थी और कभी बैंक फेल हो जा रहे थे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे सेंट्रल बैंक की एक जरूरत महसूस हुई और किस तरीके के 162 सालों के एक्सपेरिमेंटेशंस के बाद फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935। दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी एंड वेरी वेलकम टू iExamBee फॉर मेकिंग जॉब प्रिपरेशन 50% फास्टर। स्कूल टाइम का पढ़ा हुआ थोड़ा सा इतिहास तो अभी आपको ध्यान में होगा। रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम आपने सुना होगा। वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ करते थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार हुआ करती थी। और उस समय की जो बंगाल की बात करें तो आज का वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा का भी कुछ हिस्सा, बेसिकली वही उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी में कंपनी सरकार हुआ करती थी। ब्रिटिश शासन बाद में आया है, आज के वीडियो में थोड़ा जिक्र करूंगा, लेकिन समझते हैं पहले वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1973 जनवरी में एक प्रपोजल रखा एक बैंक बनाने का, जिसको लगभग सेंट्रल बैंक जैसा कॉन्सेप्ट दिया था, जनरल बैंक इन बंगाल एंड बिहार। अप्रैल 1773 में ये बैंक बना, लेकिन थोड़े ही दिनों में क्लोज हो गया। क्लोज क्यों हुआ इस पे बाद में आता हूँ। पहले समझते हैं इस बैंक को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। मुख्यतः 3 कारण थे। पहली बात, सरकार को अपना खजाना ले जाना होता था एक जगह से दूसरी जगह, और उसमें रॉबरी हुआ करती थी। बहुत सारी मूवीज में आपने देखी होगी, शायद ठग ऑफ हिंदुस्तान की आपको याद हो। रेवेन्यू कलेक्शंस जो इस समय कंपनी करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, गांव-गांव से डिस्ट्रिक्ट लेवल से कैलकाटा जो उसमें हेडक्वार्टर होता था वहां तक लाने में ट्रेजर को रास्ते में लूट मार हो जाती थी। पहला ऑब्जेक्टिव था ये बैंक होगा तो रेमिटेंस आसान हो जाएगी। दूसरा ऑब्जेक्टिव था जो प्राइवेट मर्चेंट हैं उनको भी रेमिटेंस की जरूरत पड़ती थी, और आपको मालूम ही है कि उस समय बहुत सारे धनवान लोग कंपनी सरकार का पक्ष भी लेते थे, तो इनकी रेमिटेंस में भी सहूलियत होगी। और नंबर 3 कारण था एक कॉमन करेंसी स्टेब्लिश करना। रुपये को कॉमन करेंसी तो लोगों ने मानना शुरू कर दिया था, लेकिन उसमें रुपये के इतने वर्जन चलते थे, इतने स्पीसीज चलती थी, और हर वर्जन की वैल्यू अलग अलग होती थी। सबसे स्टैंडर्ड माना गया मुर्शिदाबाद का सिक्का। मुर्शिदाबाद बंगाल में दूसरा प्रमुख शहर हुआ करता था। वहाँ की रियासत के द्वारा दिए गए सिक्के को स्टैंडर्ड मान लिया जाता था। उसके हिसाब से ये बट्टा लगा के, यानी कि जो अलग अलग मनी लेंडर्स थे अपने हिसाब से उसमें कमीशन कम या ज्यादा करके अलग अलग क्षेत्रों में रुपये की वैल्यू कम या ज्यादा किया करते थे। वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रपोजल पे डिसाइड किया गया कि ये एक प्राइवेट बैंक बनाया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के पैट्रोनेज में। लेकिन कंपनी को फिर लगा इसमें प्रॉफिट है कम और रिस्क है बहुत ज्यादा। 15 फरवरी 1973 की बात कर रहा हूँ, ये बैंक क्लोज कर दिया गया। एक प्रमुख कारण उसमें ये था कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हुआ करते थे, जो लगान वसूल रहे थे, वो भी इसको बहुत सपोर्ट नहीं देते थे। उनको लगता था उनकी जो ट्रेजरीज हुआ करती थी कंपनी सरकार के तहत में, वो ट्रेजरीज बेकार हुई जा रही हैं और उनको अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी फ्रीडम बीच में जाती हुई दिख रही थी। अगर आपको देश में बैंकिंग के इतिहास को और अगर आपको सेंट्रल बैंकिंग को समझना है तो आपको ये समझना बहुत जरूरी होगा कि इस छोटे समय काल में भी इस बैंक ने 2 ऑब्जेक्टिव पूरे कर लिए। पहला तो ये कि रेमिटेंस के लिए एक बैंक की जरूरत है, और दूसरा जो कंपनी के बिल जनरेट होते थे, यानी कि उस समय आप कह सकते हैं जो एक कॉमन करेंसी बन गया था, कंपनी का बिल जनरेट कर रहा था ये बैंक, उसकी एक जरूरत है देश में। और इस बैंक ने प्रॉफिट भी कमाया तो पर्पज एस्टेब्लिश हो गया। और इस लंबे इतिहास को एक छोटे से वीडियो में ध्यान से सुनिए। उसके बाद अगला एक्सपेरिमेंटेशन हुआ रॉबर्ट रिकार्ड्स द्वारा, जो एक सेंट्रल बैंक जैसा प्लान लाए। वो मेंबर ऑफ बॉम्बे गवर्नमेंट हुआ करते थे। उन्होंने ये प्रपोजल लाया कि 2:1, 2 पब्लिक की ओनरशिप और 1 गवर्नमेंट की ओनरशिप, 1/3 गवर्नमेंट की ओनरशिप होगी, और एक ऐसा जनरल बैंक स्टेब्लिश किया जाए जिसमें मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों लोग हों। दोनों कौन? यूरोपियन भी हों और इंडियन भी हों, और इस बैंक के पास पावर हो नोट इशू करने की। सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं, देखिए नोट इशू करने की पावर सेंट्रल बैंक के पास होती है, तो इसके पास ये पावर हो। दूसरा, इसके पास पावर हो किसी भी दूसरी करेंसी के नोट्स को कन्वर्ट करने की, जो फॉरेन एक्सचेंज की हम बात कर सकते हैं। ये प्रपोजल भी लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स ने क्लोज कर दिया। और ये बात है 1807-1808 के दौरान की, 1773 से 34 साल बाद। और उसके फिर 28 साल बाद यानी कि 1836 में देखिए क्या हुआ।
1836 में प्रपोजल लाया गया टू एस्टेब्लिश अ जनरल बैंकिंग एस्टेब्लिशमेंट फॉर ब्रिटिश इंडिया, और इस समय एक प्रेसिडेंसी बैंक बन चुका था। प्रेसिडेंसी बैंक के बारे में यहाँ पर आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यही 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे फाइनली जो लंबे समय तक काम किए। तो इस समय एक बैंक बन चुका था, दैट वाज बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, और दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक था बैंक ऑफ बॉम्बे जो बना था बाद में 1840, और तीसरा बना था 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। और आपको मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ, ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक बाद में मिलकर क्या बनाते हैं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो आज की डेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। वापस चलते हैं इतिहास में 1836, अभी एक ही प्रेसिडेंसी बैंक है, बैंक ऑफ बंगाल, लेकिन मर्चेंट्स द्वारा ये माना गया कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, इसलिए एफिशिएंट बैंक नहीं है। देश में कॉमर्स को इम्प्रूव करने के लिए, मॉनेटरी सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए, पब्लिक डेट मैनेज करने के लिए एक जनरल बैंकिंग एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, लेकिन ये भी प्लान ड्रॉप कर दिया गया इस बार बैंक ऑफ बंगाल द्वारा, जिससे लगा कि ये हमारे लिए कंपटीशन हो जाएगा, हमारी पावर तो कम हो जाएंगी, जो थोड़ा बहुत सेंट्रल बैंकिंग एक्टिविटी गवर्नमेंट के साथ करते हैं वो भी चली जाएंगी इस बैंक के पास। इसके बाद 1859 में एक प्रपोजल आया नेशनल बैंकिंग एस्टेब्लिशमेंट का, लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना होगा 1857 यहाँ से सरकार बदल चुकी थी। आपको याद होगा 1857 की म्यूटिनी, मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, और वो इंडिया का पहला फ्रीडम स्ट्रगल, जिसके बाद कंपनी सरकार को बदल दिया था ब्रिटिश हुकूमत ने देश में, और गवर्नर जनरल होने लग गए वाइस रॉय, जो क्राउन के, ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव होते थे। इसके बाद देश में ब्रिटिश सरकार आ गई तो सरकार चलाने का तरीका बदल गया। इंग्लैंड में एक ब्रिटिश सरकार ने एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किया गया हमारे देश के लिए, भारत के लिए, के अंडर एक 15 लोगों की काउंसिल होती थी। 15 मेंबर्स में एक मेंबर होते थे फाइनेंस मेंबर। पहली बार ब्रिटिश मॉडल में बजट भी पेश किया गया इंडिया में। इसके बाद 1860 में जेम्स विलियम जो फाइनेंस मेंबर होते थे, उन्होंने एक बिल प्रपोज किया फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेपर करेंसी इन इंडिया, लेकिन इंडिया आने के 9 महीने के अंदर अगस्त 1960 में उनकी डेथ हो गई। ऐसा एक सेंट्रल बैंक बनाने का जो प्लान था वो केवल कागजों तक सीमित रह गया। अब यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट आया, क्योंकि जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे यहाँ पर, जिसकी मैंने अभी आपको बात करी थी, ये तीनों अच्छे से काम कर रहे थे। एक प्रपोजल आया ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कि अगर हमें एक बढ़िया सेंट्रल बैंक बनाना है। देखिए दुनिया में इस समय सेंट्रल बैंक बनने लग गए थे। सबसे स्टेब्लिश्ड मॉडल था बैंक ऑफ फ्रांस का। 1800 में बना प्राइवेट बैंक था, और 1810 में इसको नोट्स इशू करने की अप्रूवल मिल गई गवर्नमेंट द्वारा, और इसने सेंट्रल बैंक की तरह एक प्राइवेट लेकिन सेंट्रल बैंक की तरह काम किया। ये नेशनलाइज हुआ 1946, यानी कि इस्टेब्लिश होने के 146 साल बाद ये नेशनलाइज हुआ, और तब तक प्राइवेट बैंक के रूप में सक्सेसफुली काम करता रहा, और सेंट्रल बैंक भी था, और कुछ हद तक कॉमर्शियल बैंकिंग एक्टिविटीज भी करता था। इस तरीके के मॉडल पे इंडिया में भी बात हो रही थी। और मैं बात कर रहा हूँ जब 3 प्रेसिडेंसी बैंक अच्छे से काम कर रहे थे, इन तीनों बैंकों के पास सरकार की ओर से नोट्स इशू करने की अथॉरिटी भी थी एक लिमिटेड अमाउंट में। ये तीनों बैंकों में 1806 रिवाइज कर रहा हूं, 1806 बैंक ऑफ बंगाल, 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 बैंक ऑफ मद्रास, तीनों में 3-3 लाख रुपया सरकार ने कैपिटल भी डाली हुई थी। लेकिन यहाँ पर इनको मर्ज करने की बजाय, क्यों मर्ज नहीं किया गया मैं आता हूँ उस पर, मर्ज करने की बजाय सरकार ने 1962 में पेपर करेंसी एक्ट पास किया और नोट इशू करने का अधिकार अपने पास ले लिया। इन बैंकों पे आप समझ रहे हैं, इन बैंकों पे या तो भरोसा नहीं था, या जो टसल रहता है सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट के बीच में, ये बहुत पुराना है। यहाँ पर इन तीनों बैंकों के पास गवर्नमेंट के डिपॉजिट रहते थे इंटरेस्ट फ्री, आज भी रहते हैं जैसे आरबीआई के पास। ये 3 बैंक गवर्नमेंट के लिए पब्लिक डेट भी मैनेज करते थे जैसे आज भी आरबीआई करता है। लेकिन ये सारी गड़बड़ हो गई जब बैंक ऑफ बॉम्बे ऑलमोस्ट लिक्विडेट हो गया। 1966 में पहले गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट किया, फिर 1967 में सपोर्ट किया, 1.5 करोड़ का एडवांस दिया। अब 1.5 करोड़ उसमें इतनी बड़ी रकम होती कि जब ये बैंक एस्टेब्लिश किए गए थे 52 लाख की कैपिटल बेस थी बैंक ऑफ बॉम्बे की, तो उससे करीब 3 गुना। फाइनली इसको रिस्ट्रक्चर करके 1968 में न्यू बैंक ऑफ बॉम्बे बनाना पड़ा, और यहाँ से गवर्नमेंट का प्रेसिडेंसी बैंकों पर भरोसा थोड़ा कम हो गया कि अपने सारे डिपॉजिट क्या हम इन बैंकों के पास रखें। गवर्नमेंट ने एक नया प्रपोजल लिया, 1976 में प्रेसिडेंसी बैंक एक्ट पास हुआ। यहाँ पर इन प्रेसिडेंसी बैंक को रीस्टेब्लिश करते हुए तीनों को अलग अलग रखा, मर्ज नहीं किया, अमलगमेंट नहीं किया, और तीनों के पास एक मिनिमम बैलेंस रखने की गारंटी दी गवर्नमेंट ने, और बोला अगर हम वो मेंटेन नहीं करते हैं, उससे कम हमारा बैलेंस आता था, तो हम आपको इंटरेस्ट देंगे। दूसरा काम ये किया कि इन तीनों बैंकों को प्राइवेट बैंक बना दिया, इसमें गवर्नमेंट ने अपनी इक्विटी बेच दी।
इन तीनों बैंकों को अमलगमेट करने का जो प्रपोजल था उससे एक बड़ा सेंट्रल बैंक बन जाता जो शायद इंडिया की अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा अच्छा होता। लेकिन उस समय जो वाइसरॉय थे सर जॉन लॉरेंस, उन्होंने ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। उनको डर इस बात का था कहीं बैंक इतना बड़ा ना बन जाए कि उसका इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट से ज्यादा हो जाए। डिवाइड एंड रूल तो अंग्रेजों का फॉर्मूला था। उन्होंने 3 बैंक बना के रखे अपनी अथॉरिटी को सुप्रीम रखने के लिए 1870 में। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मिस्टर एलिस हुआ करते थे जो मेंबर हुआ करते थे वाइसरॉय काउंसिल के। उन्होंने सजेस्ट किया कि एक स्टेट बैंक बनाया जाए जिसमें कंट्रोल होगा गवर्नमेंट का, और जहां जहां प्रेसिडेंसी बैंक की टाउन है वहां पर इसकी ब्रांचेस होगी। और ये जो बैंक ऑफ फ्रांस है उसके मॉडल पर बनाया जाएगा, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था, जिसमें कॉमर्शियल बैंकिंग और सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन दोनों होंगे। प्राइवेट शेयर होल्डिंग होगी लेकिन बोर्ड द्वारा ये मैनेज्ड होगा। पता है सरकार ने अपनी नोटिंग में क्या कह के इसको रिजेक्ट किया? It might not be possible to include really able and experienced men to come to India and manage such a bank. ब्रिटिश हुकूमत के लोगों को ये भी लगता था कि इंडिया के लोग इतने काबिल नहीं हैं और इंग्लैंड से इतने अच्छे काबिल लोग यहाँ पे आएंगे नहीं, तो हम ये इंस्टीट्यूशन चला नहीं पाएंगे। या सिंपली वो बनाना ही नहीं चाहते थे जिससे कि अपनी पावर और अथॉरिटी को ज्यादा स्ट्रांगली एक्सरसाइज कर पाए। लेकिन फिर चीजें आगे बढ़ती हैं। प्रेसिडेंसी बैंक का भी मर्जर होता है और यहाँ पर फेमस इकोनॉमिक कीन्स उनकी रिकमेंडेशन भी आती हैं। और उसके बाद आता है हिल्टन यंग कमीशन। उसमें भी बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हैं इंक्लूडिंग सम ऑफ द इंडियन मेंबर्स ऑफ द कमीशन। उसकी बात मैं अगली वीडियो में करूंगा। हम समझेंगे किस उथल पुथल के बाद, किस जद्दोजहद के बाद आरबीआई की स्थापना हुई, और फिर उसके बाद की जर्नी में हम बात करेंगे हाउ आरबीआई हैज इवॉल्व्ड ओवर ईयर्स। आपको इसको डिटेल में पढ़ना हो तो आप मुझे बताइए। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज आस्क इन द कमेंट। माय आइडिया ऑफ मेकिंग दिस सीरीज इज टू डिमिस्टिफाई द वर्किंग ऑफ ए सेंट्रल बैंक, टू डिमिस्टिफाई वर्किंग ऑफ आरबीआई, द मोस्ट पावरफुल सेंट्रल बैंक। आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वी आर हियर टू अनफोल्ड योर पोटेंशियल, टू मेक योर जॉब प्रिपरेशन 50% फास्टर। विश यू ऑल द बेस्ट।